हेलो गाइस, मैं जितेंद्र तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक चाइनीज़ रिवॉल्यूशन, चीनी क्रांति पढ़ेंगे और समझेंगे। किस तरीके से इस चीनी क्रांति ने दुनिया के कई देशों तक अपनी पहुंच बनाई और कैसे दुनिया में कई सारे देश समाजवादी व्यवस्था या फिर साम्यवादी व्यवस्था के खिलाफ उनका झुकाव होता है, अटैक्शन होता है। और आगे चल के आप देखेंगे कि कई सारे देश अपने यहाँ इसी व्यवस्था को इम्प्लीमेंट लागू करना शुरू कर देंगे। तो आप जानते हैं कि जो क्रांति होगी वो किसी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ये फिक्स रखना। कहीं पे भी क्रांति होगी तो वो एक्शन रिएक्शन वाले ही कॉन्सेप्ट पे काम करती है। तो चाइनीज़ क्रांति या चाइनीज़ रिवॉल्यूशन के पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन था। तो याद रखना, रीजन ये नहीं था कि कोई देश चीन पर अधिकार कर रखता है, अधिकार कर लेता है, ऐसा नहीं था। बल्कि चीन में मंचू वंश का शासन था। कौन से वंश का शासन था? तो याद रखना, मंचूरियन होता है ना, तो इसे याद रखना, मंचूरियन, मंचू। तो मंचू डायनेस्टी रूल कर रही थी और ये मंचू डायनेस्टी का शासन बहुत ही ज़्यादा निरंकुश और गलत शासन था चीनी जनता पर। और इसी निरंकुश और गलत शासन के खिलाफ एक बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ेगा और इस जन सैलाब ने फिर क्या किया? सब कुछ पलट पुलट के रख दिया। और फिर वो हुआ जिसकी चीनी जनता, चाइनीज़ जो पीपल थे वो जिसका डिजर्व करते थे, जिस शासन का, उसी शासन के तरफ फिर वो बढ़ते हैं। और फिर डॉक्टर sun यat-सेन की अध्यक्षता में, उन्हीं के नेतृत्व में चीन में 1911 में एक क्रांति आती है। और इस क्रांति का नेतृत्व या जो क्रांति के बाद जो व्यवस्था स्थापित हुई थी, वो व्यवस्था कहीं ना कहीं आगे चल के डॉक्टर sun यat-सेन के बाद ये व्यवस्था थोड़ी सी लचर होने लगेगी और इसमें कहीं ना कहीं निरंकुशता फिर से अपनी जड़ें जमाने लगेंगी। और इसी निरंकुश और असभ्य गलत शासन के खिलाफ माओ से तुंग ने आवाज उठाई और माओ से तुंग ने वो कर दिया जो इतिहास में गिने चुने लोगों ने किया है। और फिर माओ से तुंग ने गलत शासन को अलग कर दिया और फिर एक जनवादी गणतांत्रिक देश के रूप में चीन स्थापित होता है। वो बात अलग है कि माओ से तुंग के बाद धीरे धीरे चीन कहीं ना कहीं उनके सिद्धांतों और उनके पदचिन्हों से अपने आप को अलग कर लेता है और तभी चीन में अव्यवस्था पनपने लगती है। ओके, अब ये चाइनीज़ या चीन में ये जो अव्यवस्था है, जो हड़पने, छीनने, झपटने की ये आदत है, ये पता नहीं ऊपर वाला कब सुधारेगा, है ना। तो कई सारे जैसे तिब्बत हो, ताइवान हो, हांगकांग हो, ये सब पर अधिकार कर रखा है ना चीन। बेचारे ये क्षेत्र यहाँ तिब्बती, ताइवान और हांगकांग के लोग बड़े परेशान हैं चीनी सरकार के अत्याचारों से, लेकिन उनको कोई एक वैकल्पिक व्यवस्था, कोई विकल्प मिल ही नहीं पा रहा है। अब मजबूरन वो लोग चाइनीज़ अत्याचार को सहने पर मजबूर हैं। अब पता नहीं कब इन चीनी अत्याचारों से तिब्बत, ताइवान और हांगकांग को मुक्ति मिलेगी। ओके, तो हम लोग पूरी कहानी समझते हैं चीन की क्रांति की, और चीन की क्रांति से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न रहे वो भी हम लोग MCQ के जरिए पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके, तो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा चीन में
तांग वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? चीन में तांग वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो तांग डायनेस्टी रूल्ड इन चीन हाउ मेनी ईयर्स? तो याद रखना, तांग वंश बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध अंपायर था चाइनीज इतिहास में। चीन के इतिहास में अगर इसको समझा जाए, आपने कभी भारत का इतिहास पढ़ा होगा तो जानते होंगे, भारत में, दक्षिण भारत में ना चोल वंश था। तो चोल वंश जब भारत में था उस समय उसके कंटेम्परेरी, उसके समकालीन, चोल वंश के समकालीन चीन में क्या था? तांग वंश था। तो दक्षिण भारत में चोल वंश और चीन में तांग वंश था। याद रखना, तो इनका जो समय था, अगर टाइम पीरियड पूछ ले तो 7वीं से 9वीं शताब्दी, 7th से लेकर 9th सेंचुरी के दौरान तांग वंश ने शासन किया था चीन में। और तांग वंश के समकालीन तो भारत में क्या था? दक्षिण भारत में चोल वंश। तो जो नौकरशाही व्यवस्था थी, जो ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम था, वो 1 नंबर था। कहाँ? तांग वंश में। तो हो गया इतना। और अगर आपसे पूछ लेना कि जो चीन में क्रांति हुई उस समय कौन सा शासन था, किस वंश का शासन था, तब आपको तांग वंश नहीं लगाना, तब आपको क्या लगाना है? मंचू डायनेस्टी। क्या लगाना है? मंचू वंश। लेकिन सबसे पुराना और ऐतिहासिक वंश का नाम पूछे चीन के इतिहास में तो वो था आपका तांग वंश, है ना। अंग्रेजी में तांगा हो जाएगा, ए लग जाएगा ना, लेकिन भावनाएं समझिएगा, रहेगा तांग ही। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, 1911 में हुई चीनी क्रांति के नायक कौन थे? तो अभी मैंने नाम भी ले लिया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते समय, परिचय देते हुए चीनी क्रांति का, तो आपको कोई कंफ्यूजन होने नहीं चाहिए। ऑप्शन क्या है? सन्यास सेन, माइकल बोरोदिन, जनरल गैलेन या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? सन्यास सेन। डॉक्टर सन्यास सेन 1911 में हुई चीनी क्रांति के नेतृत्व करता थे और इन्हीं के नेतृत्व में चीन मंचू साम्राज्य के निरंकुश शासन से मुक्ति प्राप्त करता है। हाँ, याद रखना। और ये माइकल बोरोदिन, जनरल गैलेन, ये सब सहयोगी थे किसके? डॉक्टर सन्यास सेन के। अगला प्रश्न क्या है कि सन्यास सेन के सिद्धांत में शामिल नहीं है। डॉक्टर सन्यास सेन के सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनको फाइंड आउट करना है। पहला क्या है? राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद, सामाजिक न्याय और खुशहाली। तो याद रखना, खुशहाली इनके सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो याद रखना, सन्यास सेन का जो सिद्धांत है उसमें 3 राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय, ये 3 सिद्धांत शामिल हैं, ये 3 शब्द शामिल हैं और इन्हीं शब्दों को मिलाकर डॉक्टर सन्यास सेन का सिद्धांत बनता है। इसी डॉक्टर सन्यास सेन के सिद्धांत को जनता का सिद्धांत या जनता का अधिकार भी कहते हैं। हाँ, तो खुशहाली इसमें नहीं रहेगी बल्कि ये 3 रहेंगे। डॉक्टर सन्यास सेन को चीन के राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, ये पूछा गया प्रश्न है। तो जैसे हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ऐसे है चीन के राष्ट्रपिता, तो याद रखना डॉक्टर सन्यास सेन। अगर आपसे पूछ लिया जाए डॉक्टर सन्यास सेन किस देश से ज़्यादा प्रभावित थे या उस देश की तरह अपने देश में भी व्यवस्था या नियम कानून लागू करना चाहते थे, तो वो देश क्या होगा? रूस। आप जानते होंगे दुनिया का सबसे बड़ा सपोर्टर है समाजवादी व्यवस्था का, समाजवादी देश के अंतर्गत आता है ना रूस, और पूंजीवादी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंतर्गत आता है अमेरिका। तो डॉक्टर सन्यास सिंह क्या चाहते थे? मतलब रूस की तरह व्यवस्था उनके यहाँ लागू हो। ओके, और इसीलिए उन्होंने अपने यहाँ समाजवादी व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया। डॉक्टर सन्यास सेन का कहना था कि कोई भी कमज़ोर देश है, गरीब देश है, तो उसको रूस से सीखना चाहिए, है ना, और रूस को अपना आइडियल मानकर काम करना चाहिए। ठीक,
तो जो जिसका आइडियल होगा तो उसका उसकी ही कॉपी करेगा, उसके जैसा ही बनने का प्रयास करेगा। तो कोई किसी का आइडियल होता है तो 100% तो कोई किसी को कॉपी नहीं कर सकता है। हाँ, 1-2-4% भी कॉपी कर ले तो बहुत बड़ी बात होती है। आगे मैं बताऊंगा माओ से तुंग जो माओ था उसका जो आइडियल होगा वो जॉर्ज वाशिंगटन होंगे। तो जॉर्ज वाशिंगटन वही जो अमेरिकी क्रांति को सफल बनाते हैं, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। तो उन्हीं से बहुत प्रभावित था और इसीलिए उसने ऐसा कर दिया जो इतिहास में बस गिने चुने लोग ही कर पाते हैं। इसीलिए आप सब लोग कुछ करो या ना करो, अपना एक आइडियल जरूर बनाओ, उस आइडियल उस आदर्श की तरह बनने का प्रयास करो। तो 2-4-5% भी अगर आप उस आदमी की नकल कर गए ना, भाई साहब काम बन गया आपका। नौकरी तो 100% मिलेगी, चाहे दूसरा आप माओ या फिर जॉर्ज वाशिंगटन, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस बन पाओ या ना बन पाओ। ओके, अगला प्रश्न देखिए, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। डॉक्टर सन्यास सेन के बाद कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना, कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना 1912 में। कब भाई? तो याद रखना 1912 में किसने करी थी? डॉक्टर सन्यास सेन ने करी थी। ये पूछा गया प्रश्न है, बड़ा राजनीतिक दल था। आगे आप देखेंगे माओ से तुंग ने ना इसी पार्टी के शासन के खिलाफ आवाज उठाई थी और माओ से तुंग ने फिर साम्यवादी दल की स्थापना भी करी। हाँ, तो याद रखना कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना डॉक्टर सन्यास सेन ने करी थी। कब करी थी? 1912 में करी थी। और जब डॉक्टर सन्यास सेन मर जाते हैं 1925 में मर गए। डॉक्टर सन्यास सेन कब मर गए? 1925 में मर गए। फिर 1926 में, अगले साल 1926 में 1926 में किसने कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला? तो ऑप्शन माओ से तुंग गलत है ना, चियांग काई शेक, वान सी काई और नन ऑफ दीज। तो थोड़े से नाम कठिन होते हैं, भावनाएं समझिएगा। चीनी क्रांति में या चीन जापान वगैरह में, दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया में थोड़े नाम ऐसे होते हैं। तो माओ से तुंग थोड़ा सा फेमस है इसलिए आसान नाम है। फिर क्या है? चियांग काई शेक, चियांग काई शेक हुआ क्लियर। अगला युआन सी काई, युआन सी काई। अरे एक बार मैं यूपीएससी का एग्जाम दे रहा था और उसी साल नोबेल प्राइज अनाउंस हुए थे। तो हर बार यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिसमें करंट अफेयर्स आता है तो उसमें ना नोबेल प्राइज या कोई बड़ा प्राइज पूछा जाता है। तो हम लोग ये मान के चल रहे थे अपने अध्ययन के दौरान और एग्जाम जब नज़दीक था कि एक ना दो प्रश्न, मतलब एक आध प्रश्न बन सकता है क्या नाम, नोबेल प्राइज से, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है नोबेल प्राइज। तो उसी समय एक मेडिसिन का नोबेल मिला था। एक जापानी साइंटिस्ट थे जिन्होंने चिकित्सा का नोबेल प्राप्त किया था, उनका नाम था योसुनोरी ओसोमी। यार विश्वास नहीं करोगे आप, मुझे ना 4 घंटा लगा था केवल नाम याद करने में। क्या नाम था? योशिनोरी ओसोमी। याद हो जाएगा, आप याद कर लेंगे आप, योशिनोरी ओसोमी गूगल पे डालेंगे तो आ जाएगा। मेडिसिन का नोबेल प्राप्त कर चुके हैं, तो ऐसे नाम है ये। तो चियांग काई शेक, तो याद रखना अगर घुमा के प्रश्न पूछ ले कि डॉक्टर सन्यास सेन के बाद या डॉक्टर सन्यास सेन का उत्तराधिकारी कौन रहा, तो चियांग काई शेक रहे। हाँ, और ये चियांग काई शेक बहुत ही निरंकुश शासन करने लगेंगे, जिसके कारण साम्यवादी जो मजदूरों, किसानों, गरीबों, असहायों, दलितों का समर्थक थे, उनको उनके खिलाफ ना बहुत ज़्यादा अत्याचार करने स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है इस विशेष वर्ग को। किसके द्वारा? चियांग काई शेक के द्वारा। और इसीलिए फिर माओ से तुंग के नेतृत्व में ऐसे लोग आएंगे और फिर आप देखेंगे कि इस जो कुओमिंतांग पार्टी थी, जो आइडियल सोच थी डॉक्टर सन्यास सेन की, उस सोच पर नहीं
चलते चियांग काई शेक, जिसका खामियाजा चियांग काई शेक को भुगतना पड़ा और उनको अपदस्थ कर दिया जाता है, उनको उनके पोस्ट से हटा दिया जाता है, उनको पद से हटा दिया जाता है। उनको हटाकर फिर माओ से तुंग की अध्यक्षता में नए चीन की शुरुआत होगी। तो इतना सारा नोट कर लें आप, आगे कुछ और प्रश्न हैं उनको करवाया जाता है। अगले कुछ क्वेश्चंस आपको बोर्ड पर दिख रहे होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनको भी पहले ही क्वेश्चंस की तरह आपको कंसंट्रेट करना है और इस टॉपिक को भी आसानी से समझना है। देखिए आपको 5वां क्वेश्चंस दिख रहा होगा, व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र ऊंचा होता है, किसका विचार है? व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र ऊपर होता है, ऊंचा होता है और हमेशा इनका सम्मान करना चाहिए। आगे आपने पहले भी क्रांतियों में, शुरुआती क्रांति या पुनर्जागरण में भी पढ़ा कि व्यक्ति से बड़ा परिवार होता है, परिवार से बड़ा गांव होता है, गांव से बड़ा नगर होता है, नगर से बड़ा राष्ट्र या देश होता है। सेम यहाँ पे वही बातें कही गई हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसका है? सन्याल सेन का, माओ से तुंग का, बोथ एंड बी या कोई नहीं, तो माओ से तुंग का। एक्चुअली माओ जो था, जो माओ से तुंग था, वो उसके पिता एक फार्मर थे, किसान थे और इसको भी किसानी में लाना चाहते थे। इससे चाहते थे ये भी मेरा काम में, खेती में हाथ बटाए। लेकिन माओ ने विद्रोह कर दिया अपने फादर के खिलाफ, अपने पिता के खिलाफ। स्वभाव से ही और बचपन से ही माओ विद्रोही किस्म का व्यक्ति था और इसने विद्या अध्ययन, स्टडी करना ज़्यादा मुनासिब समझा और इसने खेती न करके कौन सा रास्ता अपनाया अपने पिता के खिलाफ, मतलब पिता का भी साथ नहीं दिया खेती में और इसने विद्या अध्ययन, स्टडी करना स्वीकार किया। और इसको वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न लिटरेचर, वेस्टर्न साहित्य, पश्चिमी साहित्य बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक था और जॉर्ज वाशिंगटन इसके आइडियल थे। तो बहुत सारे पश्चिमी बुक्स, किताबें ये पढ़ा करता था और वही प्रभाव उसके ऊपर पड़ा और ये माओ बड़ा होकर क्रांतिकारी टाइप का व्यक्ति होता है। तो इसने वही बातें फिर से इम्प्लीमेंट करी या वही कल्पना या विचार ये लागू करता है जो हमने पुनर्जागरण, रेनेसेंस या शुरुआती क्रांतियों में पढ़ा था। हाँ, तो ये स्टेटमेंट किसका है? माओ से तुंग का। अगला, चीन में गृह युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो क्रांति कई देशों में हुई, लेकिन क्रांति के बाद कई देशों में गृह युद्ध हुए। अमेरिका जैसे देश में गृह युद्ध होगा तो चाइना में गृह युद्ध कौन सी बड़ी बात है। तो आगे चल के डॉक्टर सन्याल सेन के बनने के बाद जो चियांग काई शेक बना, तो इसके निरंकुश शासन ने आगे चल के चीन में गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर दी। गृह युद्ध मतलब आपस में ही लोग झगड़ने लगे। हाँ, और जो साम्यवादी लोग थे और जो कुओमिंतांग पार्टी थी उसके बीच में क्या होगा? मतभेद निकल कर आएंगे और यहीं से डिस्प्यूट बढ़ने लगेगा, विवाद बढ़ने लगेगा। तो गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1925, 1926, 1927, 1928। तो याद रखना 1928, 1928 याद रहिएगा। हाँ, 25 में सन्याल सेन मर गए, 26 में ये उनका उत्तराधिकारी बनता है चियांग काई शेक और 1 साल 2 साल भी नहीं बीता कि गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। तो सोचो डॉक्टर सन्याल सेन की आत्मा कितनी दुखी होगी। क्या इसीलिए वो क्रांति लाए थे? क्या इसीलिए उन्होंने मंचू साम्राज्य से चीनी जनता को निजात दिलाई थी? लेकिन ये गृह युद्ध नहीं होता तो कहां से माओ पैदा होता और कहां से माओ का विचार आज भी जिंदा रहता, है ना। तो सुना होगा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भव भारत, मतलब जब जब भी धर्म की
हानि होगी, धर्म को नुकसान होगा, उस समय क्या होगा, कोई ना कोई बंदा आएगा। वो बंदा भारत में नहीं, हमारे पड़ोसी देश में आ गया। उसका प्रभाव, माओ का प्रभाव आज भी हमारे कई सारे राज्यों में है। मानते नहीं मानते, मानने पड़ेगा। अगला प्रश्न क्या है, चू ते ने किस संगठन या सेना की स्थापना करी? तो नाम पे थोड़ा गौर करिएगा, नहीं तो अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा, भावनाएं समझिएगा। चू ते ने किस संगठन या सेना की स्थापना करी? सफेद सेना, लाल सेना, हरी सेना, ब्लू शर्ट सेना। तो क्या है, लाल सेना। याद रखना है, भूलना नहीं। तो हमारे यहां नहीं बल्कि चीन में किस सेना की या संगठन की स्थापना चू ते ने करी? लाल सेना ने। और लाल सेना जो थी वो मजदूरों का एक दल, एक संगठन था। और इन्होंने, चू ते ने क्या किया, मजदूरों को संगठित किया और इनको सशस्त्र कर दिया, मतलब हथियार लेके एकदम पैक कर दिया। और ये विद्रोही सेना, ये लाल सेना चियांग काई शेक के खिलाफ विद्रोह करने लगती है। और इसी विद्रोह को दबाने के लिए, लाल सेना के आतंक को समाप्त करने के लिए चियांग काई शेक ने क्या किया, ब्लू शर्ट सेना का गठन किया। तो पूछा गया प्रश्न है। तो चियांग काई शेक की कौन सेना है? ब्लू शर्ट सेना, जिसको लाल सेना के अपोजिट बनाया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे लास्ट प्रश्न आज का है, चीन में जनवादी गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो चीन में क्रांति तो 1911 में ही आ गई, लेकिन आगे चल के निरंकुश शासन हो जाता है। और हम देखेंगे कि 1949 को चीन में साम्यवादी सरकार या समाजवादी सरकार की स्थापना होती है माओ से तुंग के नेतृत्व में। लेकिन इसमें डेट पूछ लिया, सब जानते हैं 1949, मतलब ये एक ही ऑप्शन है, इसलिए एक ही लगा दो आप। 1947, 48 और 50 गलत है। तो 1 अक्टूबर 1949 को, 1 अक्टूबर 1949 को, 2 अक्टूबर को गांधी जी जयंती होती है, हिंसा दिवस होता है एक दिन पहले, 1 अक्टूबर 1949 या 1 अक्टूबर को क्या हुआ, जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। और जनवादी गणराज्य का अध्यक्ष बनता है माओ से तुंग या माओ। और फिर माओ ने अपने विजन को चीन में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया और कुछ ही वर्षों में चीन विश्व की महाशक्तियों में शामिल होने लगेगा, है ना, और हो भी जाएगा। तो चीन, आधुनिक चीन को बनाने में माओ का बहुत बड़ा योगदान और रोल रहा। ये माओ का विचार, माओ की आइडियोलॉजी, आइडियोलॉग बोलते हैं ना विचारक को, तो माओ जैसा आइडियोलॉग केवल चीन तक ही सीमित नहीं रहता, इसकी फिलॉसफी, इसकी आइडियोलॉजी चीन तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि चीन के अलावा दूसरे भी, अतिरिक्त दूसरे भी देशों पर भी इस आइडियोलॉजी का इम्पैक्ट पड़ेगा। और इससे, या चीन जैसे पड़ोसी से भारत भी अछूता नहीं रहा और इस आइडियोलॉग या फिलासफर की आइडियोलॉजी, फिलासफी भारत पर भी दिखी और कई सारे लोग माओ के समर्थन में आए। भारत में भी आज भी कई सारे लोग हैं जो माओ के समर्थन में हैं। हाँ, तो आशा करता हूँ ये चीनी क्रांति से संबंधित सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अगर सारे प्रश्न आ गए हों तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का सीक्वेंस लगातार कंटिन्यू रखेंगे। अब अगली क्लास में हम लोग फासिज्म और नाजिज्म पढ़ेंगे, फासीवाद, नाजीवाद। हाँ, इटली का फासीवाद और जर्मनी का नाजीवाद। तो नोट कर लें सब।